द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ कराची से शरीके गुफ्तगू हैं डॉक्टर जुनेद अहमद साहब। जुनेद साहब ऑथर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और प्रोफेशन के एतबार से मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। इन्होंने कनाडा की मशहूर यूनिवर्सिटी मगिल से फाइनेंस में पीएचडी की है, लेकिन इनकी वजह शोहरत जो है वो इनकी किताबें हैं। ये अब तक 4 किताबें लिख चुके हैं। इनकी सबसे मशहूर किताब है क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, मिथ्स एक्सप्लोडेड। उसके बाद एक किताब इन्होंने लिखी इंडिया एन अपार्थाइड स्टेट, जिसे हम अपार्थाइड भी कहते हैं, यानी नस्ली इम्तियाज वाली रियासत। फिर इनकी एक किताब है टॉपिक्स ऑफ द कुरान और चौथी किताब है इनकी गंगा टू पुलवामा। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, आपका मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, तो उनमें आपने कुछ बातें की। मसलन आपने ये कहा कि पाकिस्तान में कोई इंडिया पे रिसर्च सेंटर नहीं है, कश्मीर पे रिसर्च सेंटर नहीं है। तो इसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ 22 करोड़ का ये मुल्क है, एक भी शख्स ऐसा नहीं जिसे हम कह सकें कि वो इंडिया पे एक एकेडमिक एक्सपर्ट है। क्या वजह है इस नॉलेज डेफिसिट की? नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि हमारे यहाँ कोई एकेडमिक एक्सपर्ट नहीं है। मैंने ये बात जरूर कही है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो हिंदुस्तान को कंटिन्यूसली स्टडी करता हो। हमारे यहाँ इस ज़मीन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक इदारा है जो कि इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को और डिफेंस रिलेटेड मैटर्स को स्टडी करता है। इसी तरीके से एक और इदारा है जो कि एसपीडी में है, जो कि न्यूक्लियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को स्टडी करता है। अच्छा, ये दोनों इदारे क्योंकि पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो इनकी जो भी डिस्कशंस होती हैं या जो भी इनकी आउटपुट होती है वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती। मगर पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि हिंदुस्तान को बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक मुल्क की स्टडी करता हो कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, उनके पॉलिटिशियंस क्या हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनके प्रेजेंट डे अप्रोच क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं। उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को स्टडी नहीं करते, उनकी इकोनॉमी को स्टडी नहीं करते, उनकी इकोनॉमिक प्लेयर्स को स्टडी नहीं करते, और उनकी जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हुई, उनको स्टडी नहीं करते। उनके यहाँ तालीमी निज़ाम को स्टडी नहीं करते, उनकी एजुकेशन को नहीं करते। आफ्टर ऑल, इंडिया इज नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट, इफ नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉफ्टवेयर। उनकी जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब के पेट्रोल की एक्सपोर्ट से ज्यादा है। तो कोई काम तो हुआ है ना। और आईटी की एक्सपोर्ट सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब आप उतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करेंगे। आईटी कोई आप डब्बों में बंद करके तो चीज नहीं भेज रहे ना, यू आर एक्सपोर्टिंग इंटेलेक्चुअल नॉलेज। हम उनकी फॉल्ट लाइन्स को स्टडी नहीं करते कि उनके यहाँ कितनी, कोई 11 इस वक्त उनके यहाँ तहरीकें चल रही हैं आज़ादी की, और हम उनको भी स्टडी नहीं करते। हम उनके मसाइल को भी स्टडी नहीं करते। एज अ कॉन्सिक्वेंस हमारे पास उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड है। अच्छा, आपने एक बात और कही थी, मैंने कश्मीर के सिलसिले में ये कहा नहीं है कभी कि कश्मीर के लिए कोई हमारे यहाँ कोई इदारा नहीं है, मगर मैंने अभी तक नहीं कहा, आज कह रहा हूँ कि हाँ, कश्मीर के बारे में भी पाकिस्तान में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में क्या इश्यूज हैं, लोगों के क्या इश्यूज हैं, उनकी इकोनॉमी की क्या पोजीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है, उनको क्या किया जाए। ये भी हमने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। बहैसियत कौम भी नहीं दी, बहैसियत इदारों के भी नहीं दी। मेरे ख्याल है 10-12 थिंक टैंक्स हैं इस पाकिस्तान में, जिसमें इस्लामाबाद में तो भरमार है। मगर ये सब जो कुछ चीज़ें स्टडी करते हैं वो और मुख्तलिफ चीज़ें तो हैं, मगर जो मैंने आपसे गुजारिश की हिंदुस्तान और कश्मीर के बारे में, वो नहीं करते। तो ये तो मेरा बिल्कुल क्लियर कट पोजीशन है इस पर। अच्छा सर, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ तो हमें बताया जाता है कि इंडिया जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारे लिए, और दूसरी तरफ इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि कोई हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं एक्सपर्टीज डेवलप करने की। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं इसमें पाकिस्तान की, आपने शायद मेरे और इंटरव्यूज में भी सुना होगा
कि मेरी कौम का एक एटीट्यूड है जो चौधरी शुजात सबसे अच्छी तरह डिस्क्राइब करते हैं, हर चीज को मिट्टी पाओ, कोई बात नहीं, डंग टपाओ, आगे बढ़ो। अच्छा, एंड वी डोंट गिव अ डैम, ये पूरे मुल्क का एक हमारा एक अलमिया है, वी डोंट गिव अ डैम। पाकिस्तान के टेलीविजन को आप जब रात को टॉक शोज देखते हैं तो उसमें भी आपको पता चलता है कि किस किस्म के लोग बात कर रहे होते हैं और क्या इश्यूज क्या होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये हमारी कौम का एक मिजाज बन गया है और आज से नहीं, बहुत अरसे से मिजाज है। इसीलिए तो मेरा मुल्क, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुसलसल मेरा मुल्क बैक मार रहा है, हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे, हम मुसलसल पीछे जा रहे हैं। तो डॉक्टर ये एक साहब बड़ी जो अनफॉर्चुनेट बात है, मगर मैं 13 कॉटन की फरमाइए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ जी कि इसकी वजह क्या है। जो हमारे थिंकिंग सेक्शंस हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, जनरल्स हैं, वो क्यों नहीं बोलते इन इश्यूज पे कि हम मुसलसल जो है डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा कि मेरे पास मुल्क को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारे एफबीआर के फॉर्मर चेयरमैन जो है शब्बर साहब, उन्होंने ये कहा कि जी मुल्क दिवालिया हो चुका है। तो इसके बावजूद कोई फिक्रमंदी नजर नहीं आती कहीं। मैं इस पे क्लैरिफाई करूं कि शब्बर जैदी साहब ने ये नहीं कहा था कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई एंटिटी हो, कमर्शियल एंटिटी हो, जिसकी बैलेंस शीट वैसी हो जैसी आज पाकिस्तान की है, तो मैं ये कहूंगा कि वो एंटिटी बैंकरप्ट हो चुकी है। अच्छा, एक मुल्क में और एक कमर्शियल एंटिटी में बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है, और क्योंकि लोग गौर से बात सुनते नहीं है, तो इसलिए उन्होंने ये बात शब्बर जैदी साहब के ऊपर चिपका दी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये कहा कि मैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो 100% सही कह रहे हैं कि पैसे नहीं हैं, और उनकी भी जो पॉलिसीज चलती रही हैं और जो पॉलिसीज वो चला रहे हैं वो हमें आगे बढ़ा नहीं रही। और ये आज से नहीं हो रहा, ये उस वक्त से हो रहा है जब से इस मुल्क को भुट्टो हुआ, विच वॉज इन 1971-72। भुट्टो साहब ने आकर जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की माशरत को नुकसान पहुंचाया, तालीम को नुकसान पहुंचाया, सेहत को नुकसान पहुंचाया, हर चीज को उनकी वजह से एक तनज़ुली हुई, और वो तनज़ुली आज तक चल रही है क्योंकि भुट्टो साहब जिंदा हैं और हम उनसे उनसे छुटकारा नहीं पा रहे। वो एक सोच का नाम है जिसको अभी थोड़े दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा, और कभी कभी वो सही बात भी कह लेते हैं कि पाकिस्तान के भुट्टो साहब की भी पार्टी एक कंपनी की तरह ऑपरेट करती है, और नवाज शरीफ साहब की भी पार्टी एक कंपनी की तरह ऑपरेट करती है। वो मुल्क को एक सियासी निज़ाम और एक मुल्क के तौर पे नहीं चलाते और ना देखते हैं, और ये बात उनकी सही है, और यही हुआ है पिछले इतने सालों से। एंड आई फील वेरी बैड व्हेन आई एम सेइंग दिस थिंग कि हम मुसलसल बैक मार रहे हैं, और उसकी मैं बहुत मिसालें आपके सामने अभी पेश कर सकता हूँ। अच्छा सर, हमारी जो मईशत का जो हाल है, इसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाएंगे तो हमारी मईशत की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। और आपकी फैमिली भी इंडिया से इधर आई पाकिस्तान, तो आप कैसे फील करते हैं कि क्या इन मुल्कों में कोई बेहतरी हो सकती है ताल्लुकात की? और पाकिस्तान बनाने का तो मकसद ही ये था कि ये दोनों मुल्क जो हैं, दोनों कम्युनिटीज आराम से रहें और एक दूसरे के लिए खुशी का बायस बने, एक दूसरे के लिए प्रॉस्पेरिटी का बायस बने, ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। शकील चौधरी साहब, यही बात है कि हम इंडिया को नहीं समझते। हिंदुस्तान अब एक हिंदुत्वा मुल्क है, जहां पर आज से नहीं, ये आरएसएस कब बनी थी? 1923 या 24 में बनी थी। और उनका मकसद हयात क्या है? उनका मकसद हयात ये है कि हिंदुस्तान इज ओनली फॉर हिंदूज, और अगर किसी और ने वहां रहना है तो वो हमारा सबजुगेट होके हमारे मातहत रहे, और बल्कि अपने मजहब को भी चेंज कर ले। और ये मामला मुसलसल चलता रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता उसने वो प्रेजेंट डे स्टेज स्टैब्लिश कर ली है कि अब आरएसएस
का कंट्रोल उनके प्राइम मिनिस्टर पे भी है और बीजेपी के थ्रू उनकी पार्लियामेंट पे भी है। ये आरएसएस का ही लोग हैं जो कि उनकी ब्यूरोक्रेसी भी चला रहे हैं, उनकी पुलिस को भी चला रहे हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट को भी चला रहे हैं। और इस सिलसिले में बहुत काम हिंदुस्तान में खुद हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि क्रिश्चियंस की भी और दूसरी माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ हो रहा है वो मुसलसल हर साल बा साल उसमें इजाफा हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ, और मैंने इंडिया को बड़ी डिटेल में स्टडी किया है, और इनफैक्ट मेरी पहली किताब है जिसने ये कहा कि हिंदुस्तान एक नस्ल परस्त मुल्क है और इंडिया एन अपार्थाइड स्टेट where 80% of the people have no right to live because they are Dalits and Shudar and Harijan and Muslims and Sikhs and Christians etc. और वो मामला मुसलसल बढ़ रहा है, बल्कि हिंदुस्तान अगले 4-5 साल में मोदी साहब की इन हरकतों की वजह से इंशाल्लाह टूट जाएगा, इंदर से इम्प्लोड करेगा। और वो आप खुद देख लेंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी इकोनॉमी की तबाही का ताल्लुक हमारी हुकूमत से है, हमारी हुकूमतों से है और हमारे लोगों से है और हमारी पॉलिसी साजी की नालायकियों की वजह से है। अगर आप कहें तो मैं आपके सामने अभी 10 मिसालें पेश कर देता हूँ जो आपको कोई सियासतदान एक के आगे दूसरी मिसाल नहीं दे सकता, क्योंकि ये ज्यादातर इन चीजों को जानते ही नहीं। मेरी वजह शोहरत कुछ हो गई है इस क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश मिथ्स एक्सप्लोडेड की वजह से, मगर मेरा 35 साल का बैकग्राउंड तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग का है। मैंने इस मुल्क में 200 इदारे प्रोजेक्ट्स लगवाए हैं जो चल रहे हैं, जिसमें 4 यूनिवर्सिटियां भी शामिल हैं। अच्छा, चलिए मैं वापस आता हूँ कि मेरा मुल्क आज से चंद साल पहले, 4-5 साल पहले 13 मिलियन बेल्स कॉटन प्रोड्यूस कर रहा था। घटते 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 पिछले साल वो 5 मिलियन रह गई थी। कहाँ 13 मिलियन और कहाँ 5 मिलियन? लानत है ना। बजाय 13 मिलियन से 14, 15, 16, 20 मिलियन पे जाते, हम घट के 5 पे आ गए। कोई बात है? और इस साल बड़ी मुश्किल से 7.5 या 7.2 या 7.3 मिलियन बेल्स कॉटन की हुई है। मेरा मुल्क आराम से 30, 26, 27, 28 मिलियन टन गंदम पैदा कर रहा था, वो घट के 22-23 पे आ गई। ये कैसे हुआ? मतलब ये तो नालायकी की हद होती है ना। आप आगे चलते जाइए। मेरा मुल्क 3 मिलियन डॉलर का हर साल खुर्दनी तेल मंगाता है। लानत है। ये खुर्दनी तेल बनता कैसे है यार? ये खुर्दनी तेल पैदा होता है सनफ्लावर ऑयल से, जो आप एक फसल में आ जाता है। इसमें क्या मुसीबत है? और इसी तरह कनोला से आ जाता है, इसी तरीके से सोयाबीन से आ जाता है। ये तो एक साल में 2 फसलें देते हैं। ये क्यों नहीं किया? और नॉट ओनली दैट, हमारे पास लॉन्ग टर्म भी हमने एडिबल ऑयल्स के सिलसिले में कुछ नहीं किया। पाम ऑयल लगा लेते, कोकोनट ऑयल लगा लेते, नहीं किया। ये आज से 5-7 साल पहले ऑलिव के सिलसिले में कुछ कार्रवाई हुई है। और अब देखें वो ऑलिव भी इन्होंने सबसे लंबा रूट इख्तियार किया, जो 5 साल लगते हैं दरख्त को प्रोडक्टिव होते होते। अरे भाई, सनफ्लावर लगा लेते, अगले साल आ जाता। और पीनट ऑयल लगा लेते, पीनट्स लगा लेते, अगले साल आ जाता। ये नहीं किया। कनोला लगा देते, 1 साल में हो जाता। क्यों नहीं? क्योंकि ये नालायक हैं और ये एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो नहीं देते। और एग्रीकल्चर इज वन थिंग जिससे पाकिस्तान इस डिफिकल्टी से बाहर आ सकता है, जो कि हमारी हुई है। हमारी इंपोर्ट ऑफ ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज नाउ कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ आवर इंपोर्ट्स। आगे चलिए। हिंदुस्तान में 40% डीजल वो बायोडीजल प्रोड्यूस कर रहे हैं जेट्रोफा से। मैं 5-7 साल हो गए मुझे जेट्रोफा की बात करते करते। पाकिस्तान में जेट्रोफा के लिए आइडियल कंडीशन मौजूद है। जेट्रोफा लगा लिया होता, 2-3 साल के अंदर आपकी $10 बिलियन की इंपोर्ट बंद होती है। ये क्यों नहीं सोचते? आगे चलिए। मैंने कहा था मैं आपको 10 चीजें बताता हूँ, 4 तो मैं बता चुका हूँ। आगे चलिए कि पाकिस्तान की ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, ये कितने पैसे खा जाती हैं? अबाउट 1.4 ट्रिलियन ये खा जाती हैं। इनको ठीक करने के लिए असद उमर ने कितनी दफा कहा था कि हम इसमें सरमाया पाकिस्तान बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। धेले का काम नहीं किया, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था। इंटरेस्ट को छोड़े इन्हें आता नहीं था। अब ये इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, इदारे हैं जो हर साल लॉसेस करते हैं, जहां पर हमारे लोग बैठे हुए हैं
और मुफ्त के पैसे 3 ट्रिलियन रुपीस ऐसे जाया करने के लिए थे। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि हर सेक्टर के अंदर इसी किस्म की हुई। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब को इतनी समझ नहीं थी कि लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत आप खैरात तो बांट रहे हैं, भाई खैरात से काम नहीं चलेगा, इनकी नौकरियां लगनी थी, नौकरियां नहीं लगी, और जब तक आप नौकरियां नहीं लगेंगी आप सारी दुनिया को नहीं खिला सकते। और हुकूमत पाकिस्तान जो कि खुद अपना काम नहीं कर सकती, दूसरों को खाना क्या खिलाएगी? तो मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, और इसकी बॉटम लाइन में आपसे कहता हूँ, द वे आई डिस्क्राइब द प्राइम मिनिस्टर्स टीम, प्राइम मिनिस्टर की पूरी टीम जो है, इट इज ऑल अंडर 10। वो एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं विद अ टीम विच इज अंडर 10, जिन्हें कुछ नहीं आता, लिहाजा ये कुछ कर भी नहीं पाते, ये ब्यूरोक्रेट्स को भी मैनेज नहीं कर पाते, ये इंडस्ट्री को भी मैनेज नहीं कर पाते, ये कोई डिसीजन भी ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर ऑल अंडर 10। डॉक्टर साहब, दैट इज द प्रॉब्लम। हमें तो ये बताया जाता था कि इस पार्टी की सबसे ज्यादा होमवर्क किया हुआ है, इन्होंने इतनी ज्यादा कमेटीज बनाई थी, इतना ज्यादा होमवर्क किया हुआ था, इतनी रिपोर्टें तैयार थी, तो वो तो कहते थे हमारे से ज्यादा तो वेल प्रिपेयर्ड कोई गवर्नमेंट आई ही नहीं पावर में। नहीं हो सर, आपने बात की आरएसएस की, तो थोड़ी सी चौधरी टेक्निकल, अगर साहब, आप बुरा ना माने, तो आरएसएस बनी थी 1925 में, 1925 में। लेकिन सर उस वक्त जो है वही मैंने कहा हिंदुओं ने 1925 में बनी। सर आरएसएस की बात नहीं सुनी थी। हिंदू जो थे वो कांग्रेस के साथ थे, तो मुस्लिम लीग ने तो कांग्रेस को भी कंडेम किया था कि कांग्रेस जो है ये फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये मुसलमानों को कुचलना चाहती है, क्रश करना चाहती है। तो क्या ये दोनों ही मुसलमानों की दुश्मन है, आरएसएस भी और कांग्रेस भी? नहीं, मैं आपसे इसमें थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूँ। वो जो बात पाकिस्तान जो कि कायदे आजम ने और मुस्लिम लीडरों ने कही थी, वो ये हमेशा कही कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के फेवर में नहीं है, और वो मुसलमानों के साथ वो नहीं करती बाय द वे जो कि आरएसएस करती है। कांग्रेस में जो कत्लेआम उस तरह से नहीं होता जैसे आरएसएस में हुआ है और अभी भी मुसलसल हो रहा है। हाँ, कांग्रेस के जमाने में भी बहुत से हिंदू मुस्लिम फसादात हुए हैं जो मैंने अपनी किताब में बड़ी डिटेल किए हैं, मगर उसका जो माहौल था वो फिर भी उसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ इक्वालिटी थी, मगर वो तो अब सेक्युलरिज्म भी था, वो तो अब टोटली खत्म हो गया ना। नाउ कांग्रेस इज नॉट फासिस्ट, आरएसएस इज फासिस्ट। और मैंने जो प्राइम मिनिस्टर साहब को 2 खत लिखे हैं, एक तो पिछले हफ्ते लिखा और एक उससे कोई 1 महीना पहले लिखा था, कि देयर इज वन वे ऑफ पुटिंग इंडिया ऑन टू डिफेंसिव, एंड दैट इज वेरी सिंपली बाय डूइंग 3 थिंग्स विदाउट फायरिंग अ बुलेट, इंडिया विल हैव टू गो ऑन टू डिफेंसिव। नंबर 1, आप आरएसएस को डिक्लेयर करें एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी करें। नंबर 2, आप बीजेपी को भी डिक्लेयर करें एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और इनको डिक्लेयर करने के बाद तीसरा फौरन ही ऐलान कर दें कि यू आर टेकिंग मोदी टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू बी डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट। ये मोदी 2002 में टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया था, और 2014 तक ये अमेरिका नहीं जा सकता था, यूरोप भी नहीं जा सकता था, दुनिया के किसी मुल्क नहीं जा सकता था। ये क्या हुआ कि 2014 में पवित्र हो गया। इसके खिलाफ हजारों पेजेस के एविडेंस मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसके भी फैसले मौजूद है, और कोर्ट्स के भी फैसले मौजूद हैं। व्हेन पाकिस्तान हैज अ राइट। अच्छा, जब आप ये करेंगे तो इंडिया के पास सिवाय डिफेंसिव होने के कोई और चॉइस ही नहीं। दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, दे विल हैव टू टेल द वर्ल्ड वेदर दे आर और नॉट, एंड उसके ऊपर उनको डिफेंसिव होना पड़ेगा। एंड पाकिस्तान नीड्स टू गो फुल फ्रंट ऑन टू दिस। तो आपने सर जब ये खत लिखे तो उसका क्या जवाब मिला आपको अब तक? क्यों गवर्नमेंट आपके आइडिया को सीरियसली नहीं ले रही? मैंने जैसे आपसे नहीं, जवाब नहीं आया। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने पीटीआई का पहला मैनिफेस्टो भी लिखा था और दूसरा भी लिखा था, तो मुझे पता तो था, और वो जानते भी हैं और अच्छी तरह जानते हैं, मगर जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि उनकी पूरी टीम इज अंडर 10, पूरी टीम इज अंडर 10। आप समझ लीजिए अंडर 10 से मुराद क्या है, कि इधर से जब वहां से अर्स्टवाइल डेनिस लिली भागता हुआ आता है तो मेरा ओपनिंग बैट्समैन छोड़ के भाग जाता है, क्रिकेट क्रीज छोड़ के भाग जाता है, और जब मेरा बॉलर बॉल
और जब मेरा बॉलर आके बॉल करता है, फास्ट बॉलर, तो उसकी बॉल क्रीज तक भी नहीं पहुंचती। इतने नालायक हैं ये, सब के सब ऐसे ही हैं। और जो आप कह रहे हैं ना कि इनका क्या, इन्होंने सबको कहा था कि हमने बड़ी तैयारियां की हुई और कमेटियां, भाई कभी कहाँ करी हुई थी? कुछ नहीं किया हुआ था, झूठ था। लेट्स बी ऑनेस्ट, झूठ था। इनकी पार्टी में, जिस पार्टी के अंदर जो भी इनके इंजीनियर्स थे, देखिए इंजीनियर जो होता है क्लास में टॉप 1.5% लड़का इंजीनियर बनता है, ये मेडिकल डॉक्टर बनता है, यही है ना सर। ये तो चप्पड़ चप्पड़ किस्म के लोग होते हैं जो हमारी तरह बीकॉम शीकॉम कर लेते हैं, बीकॉम करते हैं, बीए करते हैं, और भी नालायक होते हैं, वो एलएलबी भी कर लेते हैं, और जो नालायक वकील होता है जाके जज भी बन जाता है, यही है ना। तो इनके यहाँ जो अक्लमंद लोग थे, उनको तो कहीं आगे लाया ही नहीं गया। नजीब हारून, मैं उनका कोई स्पोक्समैन नहीं हूँ, बट इंजीनियर है। आफ्ताब सिद्दीकी भी इंजीनियर है। तो जो 4 5 6 इंजीनियर्स हैं, उन्हीं को इस्तेमाल कर लिया होता तो वो कैबिनेट में कोई अकल की बात तो कर लेते। सर आपने, अब मतलब आप दैट कह इज रहे द हैं जी कि प्रॉब्लम। आपने आपने सर 2 उनके मैनिफेस्टोज लिखे, लेकिन जी, आप इतनी कोशिश के नहीं पहला बावजूद, तो लिखा, तो उसके पहला तो बावजूद आप लिखा था, सर दूसरे ने बहुत मदद की थी। नहीं, उसके पहला लिखा था, उस दूसरे में बहुत मदद की थी। इसके बावजूद सर ये हुआ। आपको, आपसे मुलाकात के लिए टाइम नहीं निकाला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ये क्या मसला है? मैं 4 दफा मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, 4 दफा अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, और वो अपॉइंटमेंट भी फिक्स किसने की? मरहूम नईमुल हक ने, जो उनके बहुत क्लोज थे। और मैं 4 दफा कराची से गया मिलने। हालांकि मैं नवाज शरीफ से भी 20वें दफा मिल चुका था, जरदारी साहब, ये जो कि मेरी अपनी गवर्नमेंट आई थी, इनमें 4 दफा इस्लामाबाद जाकर मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैंने कहा उसके बाद कि एक मुझे एक हदीस कुदसी है, वो मैं आपको सुना दूं। मैंने फिर उसके ऊपर अमल किया। अल्लाह सुब्हान तआला कुरान पाक, नहीं कुरान पाक में नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस कुदसी सुनाई है कि एक तो, ए बंदे, एक तो तेरी चाहत है और एक मेरी, और अगर तू अपनी चाहत में लगा रहेगा तो तुझे मैं थका दूंगा, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। और अगर तू अपनी चाहत को मेरे चाहत के ताबे कर देगा तो मैं तुझे दूंगा वो जो जो मैं चाहता हूँ, और वो भी दे दूंगा जो तू चाहता है। तो मेरी जब 4 दफा उनसे ये मुलाकात नहीं हो सकी, तो उसके बाद मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह मियां ने मुझे थका दिया, तो अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं कोशिश नहीं करूंगा। मगर क्योंकि मेरे में ये काबिलियत भी है, और क्योंकि मैं इस मुल्क के मसले भी जानता हूँ, और नॉट ओनली इकोनॉमिक मसले भी जानता हूँ और सोशल मसले भी जानता हूँ। मैंने 1400 असाइनमेंट किए सर पिछले 35 साल में, 1400। दैट्स वेरी लार्ज नंबर। तो कोई ऐसा सेक्टर नहीं है इस मुल्क का जिसमें हमने काम ना किया हुआ, तो वो भी जानता हूँ। तो मैं कम से कम हर हफ्ते इनको एक खत लिख के भेजता, तो मैंने पिछले हफ्ते से शुरू किया, इस दफा भी भेजूंगा कि कम से अच्छा कम डॉक्टर साहब, तवज्जो दिलाता रहूं। जी डॉक्टर साहब, आपने सर जब ये कहा कि आरएसएस को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया जाए या कर दिया जाए, बीजेपी को भी कर दिया जाए, और एक प्रोग्राम में आपने कहा कि इंडिया को भी टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करवा दिया जाए, तो हमें इंटरनेशनल फोरम पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं, ये में मैंने नहीं कौन, कहा टेररिस्ट को खुद ब खुद हो जाएगी। सर मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि सर, कौन मैंने कौन ये से नहीं मुल्क कहा। हैं, कौन कौन से मुल्क हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे कि इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है, और ये टेररिस्ट स्टेट क्या बीजेपी के आने से हुई या पहले से ही टेररिस्ट थी? नहीं, मैंने, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कहा डिक्लेयर आरएसएस एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, डिक्लेयर बीजेपी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड टेक मोदी टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट। मैंने मुल्क का जिक्र नहीं किया अभी। हमारी जो किताब है गंगा टू पुलवामा, इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, किस तरीके से इन्होंने ये 8 ऑपरेशन किए और पाकिस्तान को उसकी जिम्मेदारी दी, इसकी पूरी डिटेल 1550 उसमें रेफरेंसेस के साथ डिटेल है कि किस तरीके से उन्होंने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए थे। मैं अभी मुल्क को डिक्लेयर करने की बात नहीं कर रहा, मैं आरएसएस, बीजेपी और मोदी की बात कर रहा हूं। जब ये हो जाएंगे और जब आप इस तरफ ले आएंगे तो इंडिया को हैव टू गो ऑन टू बैक फुट, एंड वंस इंडिया हैज टू गो ऑन टू द बैक फुट, उसके बाद उनको उनके उनके दांत उतने टूट जाएंगे जो आजकल दांत दिखाते रहते हैं, और सारी सर दुनिया इस पर फोकस करेगी। सर नुसरत नुसरत मिर्जा साहब के साथ जो आपकी गुफ्तगू थी, जिसमें महमूद शाम साहब भी थे, उसमें मुझे याद पड़ता है आपने ये कहा था कि इंडिया को टेररिस्ट स्टेट भी डिक्लेयर किया जाए। तो सर हमें हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितनी मदद मिलेगी इस तरफ अगर हम जाते हैं? क्या हम मजीद आइसोलेट तो नहीं हो जाएंगे?
नहीं, जी आप सर। मजीद आइसोलेट नहीं होंगे। शमशाद अहमद साहब जो कि एक्स फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और एक्स एम्बेसडर भी रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, और ये बात मैं भी 100% एग्री करता हूँ। मैं 1960-65 से, तो आप समझ लीजिए कि आई बीन लुकिंग एट पाकिस्तान पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स वेरी वेरी केयरफुली। उन्होंने ये कहा कि ये वाहिद लीडर आया है जिसने इमरान खान साहब के बारे में जो ये बात कहते हैं सारी दुनिया सुनती है, और इन्होंने वो काम कर लिया है जो पिछले 70 साल में पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स नहीं कर सकी। और ये फैक्ट है बात। जब प्राइम मिनिस्टर साहब कोई बात कहते हैं तो सारी बात दुनिया सुनती है। अब अफगानिस्तान का मसला ले लीजिए। अफगानिस्तान के मसले के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने इसको इंटरनेशनलाइज किया है, और जिस तरीके से वो OIC जैसी एक इदारे को भी इकट्ठा करके पाकिस्तान ले आए, और उसके अलावा P5 के भी लोग आ गए, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और वो भी मुसलसल कहते रहे कि आपने तालिबान से लड़ना नहीं है, यू हैव टू सेटल द मैटर। अमेरिका को ये बात करनी पड़ी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मैंने बहुत सी खामियां भी जिक्र की हैं, मगर उनकी ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि उनकी एक पर्सनल क्रेडिबिलिटी है, और जिस तरह से वो बात करते हैं सारी दुनिया उनकी बात सुनने पर मजबूर। इस्लामोफोबिया पे भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने काम किया है वो इससे पहले किसी ने नहीं किया। लेट्स बी लेकिन ऑनेस्ट सर एंड गिव क्रेडिट वेयर इट बिलोंग्स। लेकिन सर बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में कितने मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर पे, ठीक है जी। बालाकोट पे इंडिया ने जो एक्शन लिया, चाइना ने भी कंडेम नहीं किया उसको। तो क्या फायदा है प्राइम सर मिनिस्टर की देखें, क्रेडिबिलिटी का सर? वो उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात वही गंगा टू पुलवामा है कि 8 दफा वो सारी दुनिया को बता चुका कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी करता है, और पाकिस्तान के लीडरान कराम ने उसका कोई जवाब ठीक से नहीं दिया और ना कभी इसको क्वेश्चन किया। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे जिन्होंने पुलवामा को क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन करके बाकायदा प्लान किया, और प्लान करके उनको ल्योर इन किया, और ल्योर इन करने पे उनके 2 जहाज तबाह हुए। अच्छा, एंड इंडिया हैड टू गो ऑन टू द बैक फुट। ये पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। 1970 की 30th जनवरी को 1971 के 30th जनवरी को जब गंगा का हवाई जहाज हाईजैक हुआ और लाहौर में उसको ब्लो कर दिया गया, उसके बाद से लेके 8 ऑपरेशन हो चुके हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम किया है, और सारी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट मुल्क है, और हमने उसका जवाब नहीं दिया। मेरे लीडर्स तो सर झुका के उनकी बात को सुनते रहे, ना सिर्फ सुनते रहे, कुछ ऐसे लीडर भी थे नवाज शरीफ साहब जैसे, जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ हमदर्दी भी की अपनी नालायकी की वजह से। अच्छा सर, मैं उनको गद्दार नहीं कहा, अपनी नालायकी पुलवामा की जो वजह से। है, पुलवामा पे क्या जैश ए मोहम्मद ने उसका क्रेडिट नहीं लिया था? इज दैट नॉट ट्रू? से दैट अगेन प्लीज। मैंने कहा जैश ए मोहम्मद ने क्या पुलवामा अटैक का क्रेडिट नहीं लिया था? नहीं लिया था, और नहीं लिया था। ये बात हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से कही, और उन्होंने पुलवामा में जितने लोग मरे थे उनको खुद मारा था, खुद मारा था। वो रिजर्व पुलिस के जवान थे, उन्हें खुद मारा था। देखिए, जो हिंदुस्तान में जितने लोग भी मरते हैं इन टेररिस्ट अटैक्स में, चाहे वो पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे वो ये जो इनकी समझौता एक्सप्रेस हो, चाहे वो मुंबई के अटैक्स हो, चाहे वो ये आपकी पठानकोट हो या उड़ी हो, इन सब के अंदर जितने लोग भी मरे हैं वो सब लो कास्ट हिंदूज थे, या तो दलित थे या हरिजन थे, शूद्र थे। इस किस्म के लोग मर जाते हैं जिनके दे डोंट गिव अ डैम। इसमें कोई फॉरेनर नहीं मरता, और इसमें कोई जर्नलिस्ट नहीं मरता। जब ये लोग नहीं मरते तो हाई प्रोफाइल लोग जब नहीं मरते तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं होती। अच्छा, और ये मर के इसको ऐसे भूल जाते हैं कि ये गए कहाँ। ये जो बाय द वे जो 45 लोग पुलवामा में मरे थे, ये तो सारे के सारे ही लो कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लोग थे, और इनका ये भी नहीं पता इनकी कब्रें कहाँ बनी, इनको कहाँ जलाया गया, क्या इनको पेंशनें भी दी गई, क्या इनको कोई एजाज भी दिया गया, कुछ किया गया नहीं। हिंदुस्तान में जितने अटैक्स हुए वो ये बात
क्लियर हो जाती है कि ये सब लोग जो मरते हैं वो सब लो कास्ट हिंदू होते हैं, वो आर डिस्पेंसेबल, या मुसलमान होते हैं या लो कास्ट हिंदू होते हैं, वो आर डिस्पेंसेबल, दे डोंट गिव अ डैम। तो वो जैश, अब उन्होंने जैश मोहम्मद पे खुद ही चिपका दी। जैश मोहम्मद कुछ करे या ना करे, उसके ऊपर जो मर्जी चाहे चिपका दो, बट पाकिस्तान उसका जवाब भी नहीं देता ना ठीक से। लेकिन सर ये तो पहली दफा इंटरनेशनल, थी। जुनेद साहब, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो हमारे नैरेटिव को क्यों नहीं लेता? वो जो है फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, आई टेल यू, फॉर अ हम्म, वेरी सिंपल रीजन कि आपने वो जो यूरोप की डिसइंफो लैब आई थी, उसने क्या कहा था कि कितने हजार इंडियन चैनल, वो जो उनके फेक अकाउंट्स हैं जहां से वो चीजें रिले करते हैं, मेरे कितने हैं। अब मैंने क्या किया, क्या जो उनकी डिसइंफो लैब ने जो चीजें की थी, क्या पाकिस्तान में किसी इदारे ने उस किस्म की एक्टिविटी इंडिया के खिलाफ की है? नहीं। हम कुछ करते हैं? नहीं। हमारे यहाँ कोई इंडिया स्टडी सेंटर है? नहीं। हमें कुछ पता है हमें क्या करना चाहिए? नहीं। तो वो तो सारा हिंदुस्तान कर रहा है, और लेकिन वो सर करता रहता है, और आप सर मैं बात कर रहा जवाब ही हूँ, नहीं देते। सर मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल मीडिया, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, बीबीसी है, सीएनएन है, वो तो डिसइंफो लैब से नहीं लेते ना चीजें, वो तो अपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। वो क्यों नहीं हमारे सर नैरेटिव को मैं बाय करते? नहीं, वो इसलिए नहीं करते कि हम अपना नैरेटिव ठीक से प्रेजेंट ही नहीं करते। हम अपने नैरेटिव को ठीक से प्रेजेंट ही नहीं करते। ये इस दफा पुलवामा पे हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंश्योर किया, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने भी जाके उस जगह को देखा जहां उन्होंने बम्बार्डमेंट की थी, और उन्होंने 350 बंदे मारे थे, सो कॉल्ड, जहां तो मरा तो सिर्फ एक कौवा ही था। जर्नलिस्ट को भी लेके गए, और आपकी सफीरों को भी लेकर गए। इससे पहले कभी हुआ है? तो सर इससे फिर, पहले हमने सर कभी जिन क्यों क्वेश्चन सफीरों को किया? आप, सर जिन सफीरों को आप लेके गए, जिन जर्नलिस्टों को लेके गए इंटरनेशनल, क्या उन्होंने ये लिखा कि पुलवामा जो था वो इंडिया ने खुद किया था? और सर आपने कहा कि इन टेररिस्ट अटैक्स में लो कास्ट लोग मरते हैं, तो क्या सर उस बम को पता होता है या उस गोली को पता होता है कि मैंने सिर्फ लो कास्ट को मारना है, अपर कास्ट को नहीं नहीं, मारना? ये नहीं चौधरी साहब, आप मेरी किताब पढ़िए तो आपको जी पता होगा कि ये इसको प्लान करते हैं। ये वहां खुद ब खुद बंदे नहीं मर जाते, उनको वहां पहुंचाया जाता है तो मरते हैं। सर, उनको वहां जैसे पहुंचाया जाता है तो मरते हैं। सर जैसे बंबई पे जो अटैक हुआ था, उसमें क्या हाँ, सिर्फ लो कास्ट लोग मरे थे? उसमें कौन यस, लोग थे? ये अजमल कसाब जो था, अजमल कसाब कौन हाँ। था? वाज ही अ पाकिस्तानी और नॉट? चौधरी साहब, मैं तो हैरान हो रहा हूँ आपकी इस बात पे। आपने जी अखबार भी नहीं पढ़े हुए कि जी चौधरी, ये अजमल कसाब 2014 में उनको पता चल गया था कि ही वाज एन इंडियन नेशनल, इंडियन डोमिसाइल, ही हैड नेवर बीन टू पाकिस्तान, और उसको उन्होंने फांसी की सजा भी दे दी थी। वो मेरे मुल्क के चैनलों की तरह और मेरे मुल्क के जर्नलिस्टों की तरह तो नहीं है ना, कि उन्होंने तो अजमल कसाब का गांव भी ढूंढ लिया था, उसके बाप का इंटरव्यू भी कर लिया था। और मेरा मुल्क जो है, और मेरे मुल्क के जर्नलिस्ट और चैनल्स इस बात पे लगे हुए थे कि हम ये साबित करें कि हाँ, पाकिस्तान इसमें मुलविस है। हालांकि वो बात बाद में साबित हुई कि अजमल कसाब हैड नेवर बीन टू पाकिस्तान, ही वाज एन इंडियन डोमिसाइल, लिव्ड इन बॉम्बे, और उसको उन्होंने फांसी दी। सर अच्छा, जैद हामिद, एक सर और जैद किताब है। हामिद ने ये कहा है कि ये जो था अजमल कसाब, उसका असल नाम अमर सिंह था और वो हिंदू था और बीजेपी का टेररिस्ट था। तो डू यू एग्री विद हिम? सर, मुझे देखें, मैं किसी और शख्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अगर उन्होंने ये कहने से कुछ हो जाता तो कुछ लिख देते, कुछ लिख देते। मैं उनकी तकरीरें सुनता हूँ, कभी कभी यूट्यूब के ऊपर उनका कोई प्रोग्राम भी देख लेता हूँ, जो उनका वीलॉग चल रहा होता है वो भी देख लेता हूँ। बट सिवाय उसमें वर्बोसिटी के, देयर इज नो ऑथेंटिसिटी। आप जो बात कह रहे हैं उसको ऑथेंटिकली साबित कीजिए और किताब लिख दीजिए। किताब नहीं लिखें, चलो आर्टिकल ही लिख दें, और उसके अंदर रेफरेंस दीजिए कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं। देखिए, अगर काम करना होता है तो ये किताब लिखी अलायस डेविडसन ने, वो जर्मन जू, उस किताब का नाम है द बिट्रेयल ऑफ इंडिया। 970 सफ़े की किताब है, मैंने उसको उर्दू में तर्जुमा भी करवाया, और उसमें उसने ये साबित किया है 970 पेजेस में, और सारी चीज के किस तरीके से अमेरिका, इजराइल और इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ये एक्शन किया, और उसने इनके सबूत दिए हैं, और किस तरीके से उसने पाकिस्तान को बदनाम किया, और
उसके अंदर पाकिस्तान का कोई ताल्लुक ही किसी बात से नहीं था। मगर मेरे प्राइम मिनिस्टर ने DGISI को भेज रहा हूँ कि वो आपके साथ मिलकर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करे। अरे पागल के बच्चे, वो एक लेफ्टिनेंट जनरल है, जैसा भी सही, लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा को मैं भेज देता हूँ, उनको बैठा के उसके साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कर लो। अबे चरिए के बच्चे, कोई बात होती है यार? हाउ कैन यू सेंड अ लेफ्टिनेंट जनरल जिसको कैद भी करके बैठा सकते हैं? एक दूसरा उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आया, वो बार बार ये कहता रहा कि मुझे इस बात का अफसोस होता है कि पाकिस्तान ने उनके हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं किया। अबे ये जाहिल हैं, ये जाहिल इस वजह से हैं, ना ये किताब पढ़ते हैं, ना ये कुछ इनको समझ आती है। ये पढ़ो, मैंने इसलिए उसका उर्दू में भी तर्जुमा करवाया कि यार अब चलो उर्दू में पढ़ लो। मुझे क्या पता कि इनको पंजाबी आती है खाली। तो सर तो वो मतलब क्या जो तर्जुमा आपने करवाया डेविडसन की किताब का, वो छप चुका है क्या? छप चुका है, छप चुका है। मुझे उसका ज़बानी इस वक्त नाम याद नहीं है, मैं अपने स्टाफ को बुलाता हूँ, अभी पता चल जाएगा, मेरे पास चले कॉपी सर, है। मैं गुजारिश करूं थोड़ी सी सर, इस वक्त दुनिया का सबसे जो ऑथेंटिक और अथॉरिटेटिव इंसाइक्लोपीडिया है, उसकी किताब थी ना एलाइस डेविडसन का उर्दू वाला तर्जुमा, उसको पूछाओ ना, जाहिर को तुम्हें नहीं पता। जी फरमाइए। अच्छा सर, मैंने कहा जी सबसे जो अथॉरिटेटिव इंसाइक्लोपीडिया है, सबसे रिलायबल, वो ब्रिटानिका है। डू यू एग्री विद दैट? हाँ, आई डू। सर ब्रिटानिका ये लिखता है, जहां पे जरा रुक जाइए, मैं ब्रिटानिका को 1967 से इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे पास 4 सेट्स हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी लिखवाता है आर्टिकल्स। जी सर, ब्रिटानिका और ये कह अपनी रहा मर्जी है, का आर्टिकल लिखवाता है। अब आप जी सर मैं क्या अर्ज करूं, वो ब्रिटानिका ये कहता है कि कसाब जो था, he was a native of Pakistan's Punjab province. He told investigators that the 10 terrorists underwent guerrilla warfare training in the camps of Lashkar-e-Taiba. Who is the author of this article? Who is the author of this article? I don't know who is the author, लेकिन उसका आर्टिकल का टाइटल है मुंबई टेररिस्ट अटैक्स ऑफ 2008। मेरी आप बात तो सुने, रुक जाइए। ये ब्रिटानिका आर्टिकल्स लिखवाता है, किससे लिखवाता है? जो अपनी मर्जी के लोगों से लिखवाता है। और अगर ब्रिटानिका की पॉलिसी के मुताबिक वो चीज ना हो तो वो नहीं चाहता। अच्छा, तो इसका मतलब ये सर जो ये हुआ, सर इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटानिका भी रिलायबल नहीं है, अथॉरिटेटिव नहीं है। मैंने तो बहुत सी चीजों में अथॉरिटेटिव होता है, जब साइंटिफिक बात करता है तो होता है, मेडिकल की बात करता है तो होता है, वो बहुत सी चीजें पे जहां पर उनका पॉलिटिकल कलर नहीं होता वहां पे ऑथेंटिक भी होता है। अच्छा अगर वो मिनरल्स की बात करेगा, ट्रेड की बात करेगा तो ऑथेंटिक होगा। सर एक मगर और गुजारिश जहां करूं, वो इस किस्म की बात करेगा तो वो अपनी मर्जी की बात करेगा। जी सर, तारिक खोसा सर जो हमारे FIA के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने डॉन में ये लिखा अगस्त 3 हाँ जी सर, जी फरमाइए। हाँ, तारिक खोसा साहब जो DG थे FIA के, उन्होंने डॉन में सर डॉन में आर्टिकल लिखा है अगस्त 3, 2015, और उसमें उन्होंने ये कहा कि ये लोग सारे जो थे अटैकर्स जो थे मुंबई वाले, वो कराची से गए, और यहाँ पे सर वो केस भी इतने अरसे से चल रहा है, अगर उसमें कोई जान नहीं थी तो ये लखवी वगैरह के खिलाफ केस क्यों यहाँ पे चलाया गया? देखिए, मैं तारिक खोसा साहब की इज्जत करता हूं, मगर मुझे नहीं पता कि उनकी नॉलेज क्या है या उन्होंने ये क्यों आर्टिकल लिखा और उसकी क्या वजह थी। मुझे ये पता है कि एलाइस डेविडसन उनसे 1000 गुना ज्यादा नॉलेजेबल है और कम से कम 1000 गुना ज्यादा क्रेडिबिलिटी भी रखता है, और उसने डॉक्यूमेंट से अपनी बात साबित की है। अच्छा, मैं तारिक खोसा साहब को, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने उनको सुना है एक आध दफा तकरीर करते हुए, मगर मुझे नहीं पता कि उनकी सोर्स क्या है। अच्छा, बाय द वे, हमने जो सारी बात करनी, हमने तो बांग्लादेश की बात करनी थी, हम तो सारी दुनिया के और चक्रों में चले गए। तो उसकी भी कर लेते हैं सर, ये इसको आप मैंने गंगा टू पुलवामा में इस बात को बड़ी डिटेल किया हुआ है। जी, इसको सर कंक्लूड कर लें। जी सर, डेविड हेडली का नाम आपने सुना होगा। डेविड हेडली को 35 साल की सजा हुई है, जिसका असल नाम दाऊद गिलानी है।
और वो उसका जो रोल था मुंबई अटैक में, उसकी वजह से वो हुई। और सर हमारे एनएसए थे महमूद दुरानी साहब, उन्होंने इस हमले के 1.5-2 माह के बाद ये तस्लीम किया था कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब डिनाई नहीं करती कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। अच्छा, मेरे से आप मेरी पहले किताब पढ़ें, उसका चैप्टर पढ़िए, ऑन मुंबई अटैक्स, फिर बात करेंगे। सर मुझे अच्छा, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चलाने वाले सरकारी ब्यूरोक्रेट होते हैं, और जैसे सरकारी ब्यूरोक्रेट्स की अकल होती है वो सबको पता है, और वो क्या कहते हैं और किससे क्या कहलवाते हैं वो भी आपको पता है। अगर नहीं पता तो मैं अभी आपकी खिदमत में एक किताब है, उसका डिटेल बता देता हूँ। देयर इज अ बुक कॉल्ड नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान। जब अगर आप इस थ्योरी को समझ जाएंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि पाकिस्तान में और हरकतें क्या होती हैं। नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, रिटन बाय मैन कॉल्ड डैनियल मार्की, MARKEY। जी ये किताब 2014 में आई, इसने 25 साल लगाए ये किताब लिखने में। उसमें लिखता है, ये 260 सफ़े की किताब है, मैं इसको अगले 40 सेकंड में समराइज करता हूँ। जी डैनियल मार्के लिखता है कि पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव ऑलवेज हैड अ वेरी इनकन्वीनियंट रिलेशनशिप। वी हैव नेवर ट्रस्टेड द पाकिस्तानीज। The more money we give to the Pakistanis, the more they hate us. The more money we give to the Pakistanis, the more they hate us. Having said this, we still cannot exit from Pakistan for 3 reasons. Number one, Pakistan has such a large nuclear and missile program that in order to keep an eye on it, we have to engage with Pakistan. Number two, Pakistan is the only country in the world which has extremely good relations with the civil and military establishment of China. So in order to keep an eye on China, we have to engage with Pakistan. Number three, Pakistan has such a large army that if it decides to go rogue, it will not only destabilize the region, but the whole world. To keep an eye on the army, we have to engage with Pakistan. एक और बात लिखता है, we had decided that Pakistan cannot be allowed to develop, to lead the Muslim world. So we have kept Pakistan in a managed destabilized position ever, in a managed destabilized position ever. And we do this by buying Pakistani leadership, politicians, civil military bureaucrats, academicians, journalists, media houses. And the Pakistani leadership sells itself for a very low price. उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्या, pittance. They sell themselves for a pittance, for as low as a visit to United States, or a scholarship for a son or a daughter. जी सर, मैंने अपनी आंख से खुद देखा है सर कि ये मैंने, होता है। जी सर, मैंने आपका वो वीडियो देखा है जो आपने डैनियल मार्की की इस किताब के बारे में बनाया है, और उसमें आपने ये भी क्लेम किया था कि ये बात अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि लियाकत अली खान को अमेरिका ने मरवाया था। यस, ये ये कहाँ उनके अपने एस्टैब्लिश हुई है डॉक्यूमेंट सर? रिलीज हो चुके हैं इस बारे में। जी उनके अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो कि 30 साल के बाद रिलीज होते हैं या 50 साल बाद होते हैं, उन्होंने रिलीज कर दिए। सर, ये जो बात है मैंने डिस्कस की थी प्रोफेसर रजीउल्लाह आजमी जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने उसकी हकीकत भी बताई थी कि वो ये जो रिपोर्ट थी इंडिया के किसी उर्दू अखबार में छपी थी कि ये अमेरिका ने करवाया है, और वो रिपोर्ट जो थी वो एम्बेसी ने जू की तू भेज दी स्टेट डिपार्टमेंट को। तो ये उसका बैकग्राउंड है। नहीं, आई एम सॉरी, ये ऐसा नहीं होता। जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक इदारे से नहीं आते, वो किसी आर्टिकल की बेस पे नहीं होते। उसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस से क्या इंस्ट्रक्शन हुआ, CIA में क्या हुआ और एक्शन क्या किया गया, वो सारा मौजूद होता है, और वो ये सिलसिले में इशू हो चुका है। और अगर मैं आंखें बंद करके बैठा हूं और आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं उसको नहीं स्टडी करता। अच्छा सर, और आपने मैं जो सर आपने बात की, सॉरी लेट्स शिफ्ट गियर्स, जो आपने किताब लिखी है वो अपार्थाइड या अपार्टाइड वाली, उसमें आपने कहा है कि 80% लोगों को इंडिया में जीने का हक नहीं है। तो सर मुसलमान जो थे 1947 में 9% थे या 9.5% थे, आज वो 16% हैं। और जो दलित थे, दलित की क्या कंडीशन थी आज से 70 साल पहले, 75 साल पहले, और आज क्या कंडीशन है? वो प्रेसिडेंट तक बने हैं, वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर्स बने हैं।
तो आप जब ये कहते हैं कि उनको जीने का हक नहीं है, तो ये जीने का हक सर कब डिनाई किया गया उनको? 50s में या 40s में ही कर दिया गया था, 60s में कर दिया गया था, कब किया गया ये? चौधरी साहब, मुझे आई एम जस्ट अमेज्ड एट योर लैक ऑफ नॉलेज। आप उसे पढ़ें, आप उसको समझें। किसी को प्रेसिडेंट बना देने से या प्राइम मिनिस्टर बना देने से उसकी कोई इज्जत में इजाफा नहीं होता, और उस पूरी कम्युनिटी के साथ जो जुल्म होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो दलित कम्युनिटी के साथ हरकतें करते हैं हिंदू मेजॉरिटी, उसके अंदर एक आदमी को, अंबेडकर को कोई इज्जत दे देना या उस अंबेडकर से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करवा लेने से दलितों की पोजीशन नहीं बदल गई। एक आदमी या दो आदमियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से वो मुसलमानों की कत्लेआम हो रहा है, उसमें अब्दुल कलाम साहब को अगर वो अपना प्रेसिडेंट बना लेते हैं तो जो, या जाकिर हुसैन साहब को, या इस किस्म के दो एक और लोगों को बना लेते हैं, और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद को इज्जत दे देते हैं, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 99%, 99.99% के साथ क्या हो रहा है? मैंने तो ये 80% नहीं लिखा है, ये तो 80% मैं सिर्फ समझाने के लिए कह देता हूँ। इट इज मच मोर देन दैट। इट इज, मैं अगर ये कहूं कि इट इज ओनली 5% ऑफ इंडिया दैट रूल्स 95%, वो इट हैज बिकम अ ब्राह्मणिक स्टेट। एंड इन अ ब्राह्मणिक स्टेट, जैसे आपको पता है, ब्राह्मण्स के नीचे बाकी तो सारे, चाहे क्या है, चाहे वैश्य है या क्षत्रिय है या शूद्र है, उनकी क्या हैसियत होती है? सर इस वक्त जो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या ये लोअर कास्ट से हैं या ब्राह्मण हैं ये दोनों? मैं ब्राह्मणिक कह रहा हूँ। हम्म ब्राह्मणिक इज नॉट नेसेसरीली कि वो ब्राह्मण है, हम्म। उसकी ब्राह्मणिक सोच है, और वो ब्राह्मणिक स्कूल ऑफ थॉट और कास्ट सिस्टम को टोटली बिलीव करता है और उसको और एक्सेप्ट करता है, जो इसीलिए वो दलित्स एक्सेप्ट हो हैं, जाता है। दलित्स जो हैं सर, उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है, क्या पिछले 70 साल में इंप्रूव हुई है या खराब हुई है? खराब हुई है, खराब हुई है, अच्छा सर, खराब हुई है। चलें। तो सर बाकी दुनिया क्यों नहीं मानती इन चीजों को? हमारा जो नैरेटिव है, हमारी, इट सीम्स कि हमारी जो रियलिटी चलिए है वो देखें, बाकी पूरी दुनिया से देखिए चौधरी डिफरेंट है। साहब, आप बहुत मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे जा रहे हैं। आप एक पूरा, मैं इस वक्त तो मुझे अंदाजा हो रहा है ना आपसे बात करके कि ये इंटरव्यू किस शक्ल की इख्तियार कर रहा है। मैं, आई एम नॉट दिस टाइप कि एक जनरल हम बात करें, और कभी किस सब्जेक्ट पे आपने इंडियन अपार्थाइड स्टेट पे बात करनी है तो हम इंडियन अपार्थाइड स्टेट की बात करें, और अगर हमने बांग्लादेश की बात करनी है तो उसकी बात करें, अगर आपने पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करनी है तो उसकी करें, अगर आपने पीटीआई की बात करनी है और पीटीआई की फेलियर्स और सक्सेसेस की बात करनी है तो उसकी करें। बट व्हेन वी हैव अ जनरल गपशप, वो फोकस नहीं रहती, और जब वो फोकस नहीं होती तो उसके अंदर एट टाइम यू आर सेइंग आई थिंग्स व्हिच आर आउट ऑफ आई कॉन्टेक्स्ट। आई टेक योर पॉइंट सर, लेकिन मैंने कहा ब्रीफली जो है ये दो तीन इश्यूज हम डिस्कस कर लें। अच्छा सर, पाकिस्तान में कुछ लोग ये कहेंगे कि पाकिस्तान इज एन अपार्थाइड स्टेट, इसलिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस डिस्क्रिमिनेशन को इंश्राइन कर दिया गया है कि कोई नॉन मुस्लिम जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, और एक्चुअली तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकता, लेकिन वो हमने लिखा नहीं आइन में। तो इसके आप खिलाफ हैं कि हक में हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए? नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ, आपकी इस अप्रोच से ही माफी चाहता हूँ, जी क्योंकि मेरा मुल्क सेक्युलर मुल्क नहीं है। आई जी। एम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रूल्ड बाय माय कॉन्स्टिट्यूशन। ये मुल्क मुसलमानों के लिए बना था, और इस मुल्क में हमने और अकलियतों को भी रहने और जीने का हक दिया है। ये मुल्क उनके लिए नहीं है, ये मुल्क मुसलमानों का है, और हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं है। वो सेक्युलर कहते हैं अपने आप को, और वो ये कहते हैं प्लूरलिज्म की बात करते हैं, वो डाइवर्सिटी की बात करते हैं। हम डाइवर्सिटी की बात नहीं करते। आई एम अ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, देयर लेकिन इज अ सर, डिफरेंस। हमारा मैं आइन इसकी, जो है ना सर, हमारा, सॉरी फॉर भाई वो तो इंटरप्शन। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जी पाकिस्तान सर, है ना, इसलिए सर जो सुन कुछ लीजिए कहेगा वो प्लीज। उसी की बेसिस पे कहेगा ना। जी प्लीज सुन जी, लीजिए। सर हमारा आइन जो है ना, इस्लामिक रिपब्लिक भी कहता है और साथ इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की भी बात करता है। तो अगर सर इंडिया जो यस, है, अगर सर इंडिया 47 में ही डिक्लेयर कर देता, जैसे हमने कहा था जी ये इस्लामी मुल्क है, तुम हिंदू हो, हिंदू मुल्क बनाओ, तुम हिंदू राज बनाओगे, इसलिए हम तुमसे अलहदा हो रहे हैं, वो अगर हिंदू रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते, फिर हमें कोई गिला ना होता उनसे।
चौधरी साहब, आप कभी हिंदुस्तान गए? जी जी गया यस हूँ। और नो? जी गया हूँ सर, कहाँ गए? 2-3 कहाँ दफा गए? गया हूँ। कहाँ? मैं सर कलकत्ता कहाँ? तक गया हूँ, दिल्ली भी नहीं, नहीं, गया हूँ। कहाँ-कहाँ गए मुझे ज़रा जगह बताएँ तो क्या मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछूँ। सर मैं आप कहाँ गए? मैं सर कलकत्ता भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, सहारनपुर गया हूँ, अच्छा, देवबंद गया हूँ। चलिए, जी। चलिए ठीक। ज़रा रुक जाइए दिल्ली पे। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पे जाने का तो इत्तेफ़ाक हुआ होगा? नहीं मैं नहीं गया मज़ार पे जी। अच्छा, चलिए, आपने वहाँ किन लोगों के साथ उठना-बैठना था? आपको ये इल्म है कि कि दिल्ली में मुसलमानों का क्या हाल है? सर मैं मैं ये बता हिंदुस्तान 100 सकता दफ़ा हूँ गया सर, हूँ। मैं ये बता सकता हूँ सर प्लीज, हम मेरा ख्याल है डाइवर्ट उसको डाइग्रेस कर रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब दिल्ली के रहने वाले हैं, वो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। उनका मैंने डिटेल्ड इंटरव्यू किया है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। और वो इस चीज से इत्तेफाक नहीं करते कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जाता है कि इंडिया के मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, वो इस चीज से बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखते हैं। चलिए, मैं वो जो मैं शायद साहब को अव्वल तो जानता भी नहीं हूँ और मैं हिंदुस्तान 100 दफ़ा से ज़्यादा जा चुका हूँ, पिछले 20 साल में। हैविंग अ नॉन रिपोर्टिंग मल्टीपल एंट्री टू वीज़ा फॉर 20 इयर्स, बहुत गया हूँ और मैं बड़े गौर से देखता रहा हूँ। और यही वजूहात हैं जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान को हम जानते ही नहीं। हम हिंदुस्तान को जानते ही नहीं और हाँ, हमें हिंदुस्तान का उनकी सोच और समझ का और उनका तरीका वारदात ही नहीं पता। यही तो कह रहा हूँ। सर बात यह इसमें है, शायद सिद्दीकी साहब भी शामिल होंगे। सर जी, बात यह है कि जिन्ना साहब ने जब ये कहा कि हम अलहदा कौम हैं और हम हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, तो सर फिर वो 3.5 करोड़ को वहां इंडिया में क्यों छोड़ आए? और उन नहीं 3.5 वो करोड़ ने ओवरवेलमिंगली वोट किया था पाकिस्तान के लिए, पार्टीशन के लिए। नहीं, वो नहीं छोड़ के आए। वो बहुत सी वजूहात की बिना पे आ नहीं सके और वो ये छोड़ के नहीं आए। वो तो जो उन्होंने भी बात जो कही भी थी वो भी सही थी कि पाकिस्तान वाज़ क्रिएटेड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इन द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़। तो ईस्ट बंगाल वाज़ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया और ये जो चारों सूबे आज पाकिस्तान के हैं ये वर आल्सो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। इसलिए बात ये हुई और जो वहां पे 47 रियासतें बच गई थी जिसके अंदर से बहुत सी मुसलमान रियासतें भी थी, उन रियासतों को पाकिस्तान से इल्हाक करने का मौका ही नहीं दिया गया। वो इंडिया सब हिंदुस्तान उनको हड़प कर गया और हड़प भी ऐसे किया कि किसी ने डकार भी नहीं और सारी दुनिया चुप करके बैठी रही। और वो जमाना है जब मेरे मुल्क में मुकम्मल एक गड़बड़ चल रही थी और वो गड़बड़ हमने भी खुद भी चलाई थी और उसमें हिंदुस्तान ने भी रोल प्ले किया था और अंग्रेजों ने भी रोल प्ले किया था सर और ये इसी वजह से बांग्लादेश भी जाके बना। सर गुजारिश ये चलिए, है कि उनकी कैंपेन जो थी वो 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पे थी और ये थी कि 10 करोड़ मुसलमान एक कौम है और ये कौम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकती। यू कैन नॉट हैव इट बोथ वेज। आपने जब ये कहा कि हिंदू अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, उनका कल्चर और है, उनके हीरोज और हैं, उनके खाने पीने का तरीका और है, तो फिर आप कैसे 3.5 करोड़ को इंडिया में छोड़ के आ सकते थे? उनको बेयारो मददगार आपने छोड़ दिया। आपने सोचा नहीं इन लोगों ने इधर ही रहना है, इसलिए मैं सिर्फ उन लोगों की सर बात फिर करूं क्या जो करें मुस्लिम हम मेजॉरिटी एरियाज में रह क्या रहे फिर हैं। हम क्या करें? क्या हम कायदे आजम की कब्र से उनको लाश को निकाल के लटका दें? क्या करें? सर जो हम होना इसको था वो तो अब हो चुका ऑब्जेक्टिवली, है, उसको सर क्या सुन किया लें जा सकता प्लीज, है? अब उसको वहां ऑब्जेक्टिवली पर हम कायदे डिबेट तो आजम कर ने ये भी सकते हैं कहा कि नहीं था कर कि ये सकते? नहीं कर सकते क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने ये भी कहा था कि ये जो हिंदुस्तान में मुसलमान रह गए हैं ये अब सारी उम्र हिंदुस्तान से अपनी जो वाबस्तगी है और अपनी मुहिब वतन होना है वो साबित ही करते रहेंगे और आजकल भी यही होता है तो सर और खली पिछले 70 साल से यही हो रहा सर है। चौधरी खलीकुज्जमान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के टॉप के लीडर थे, लखनऊ से जिनका ताल्लुक था, उन्होंने अपनी जी किताब बिल्कुल। पाथवे टू पाकिस्तान में ये लिखा है कि जब जिन्ना साहब आ रहे थे कराची, उससे पहले उन्होंने एक फेयरवेल मीटिंग की, अपनी अपनी खुद उन्होंने कहा कि मीटिंग करें और उसमें एक लीडर थे मुस्लिम लीग के रिजवानुल्लाह साहब, तालिबान यूपी से हाँ, उनका ताल्लुक था। उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए कि हम तो जी सबसे आगे थे ये नारा लगाने में कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बच के रहेगा हिंदुस्तान, अब हमारा क्या बनेगा?
तो खलीको ज़ुमान कहते हैं कि मैंने जिन्ना साहब को इतना परेशान कभी नहीं देखा जितना उस वक्त देखा, और मैंने उनको कहा कि छोड़ो यार कोई और बात करो। उसके बाद कहता है जी जिन्ना साहब ने गालिबन इसी गुफ्तगू का नतीजा था कि 11 अगस्त को जब अपनी तकरीर की तो दो कौमी नजरिए को खैरबाद कह दिया। तो सर जब आप कैंपेन चला रहे थे आपको नहीं पता था कि ये 3.5 करोड़ यहीं रहेंगे, इनको मैं ना इन्वॉल्व करूं ताकि इनकी जिंदगी मुश्किल ना बने बाद में? शकील साहब, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, तो आई डोंट वांट टू मेक अ स्ट्रे कमेंट। मुझे ये मालूम है कि मेरे वालिद ने 13 अगस्त को पाकिस्तान आ गए और हमारे खानदान के बहुत लोग आ गए और बहुत लोग पिट कट भी गए। ये हिंदुस्तान में मेरे ख्याल इंडिविजुअल्स का फैसला था कि वो क्या कर पाएंगे और क्या करना चाहते हैं, और जो लोग पाकिस्तान आ भी गए उनके साथ क्या कुछ हुआ वो भी एक अलग बड़ी तकलीफ दे दास्तान है। बट बहरहाल इट इज हैपेंड। और अभी भी इसी सिलसिले में एक और भी बात कह दूं जिस पे अब मैं काम शुरू कर रहा हूँ कि ये जो स्टैंडर्ड पाकिस्तानीज हैं बांग्लादेश में, इनका कसूर ये है कि ये अभी भी पाकिस्तान आना चाहते हैं। इनको पाकिस्तान ने इसके ऊपर पैसे लेकर कितने खा गए और कितनी गड़बड़ हुई, जिसकी वजह से हमारा बांग्लादेश के साथ भी मामला गड़बड़ चलते रहते हैं, क्योंकि वो एक थॉर्न है विच इज ऑन द बैक साइड ऑफ बांग्लादेश ऑल द टाइम। तो हमने जो लोग वहां से आ भी गए थे उनके साथ भी क्या हुआ, और जो बिहारी ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश में रह गए हैं उनके साथ भी क्या हो रहा है। अब हम तो मतलब ये एक बड़ी तकलीफ दे दास्तान है जो कि हमारे लीडरों की गैर दानिशमंदाना फैसलों की वजह से सारी कौम ने इनको बर्दाश्त किया है। अच्छा सर, चलिए मेरा ख्याल है वहाँ खत्म करें। जी सर, हम थोड़ी सी बात आप ईस्ट पाकिस्तान की कर लें। आपने सर उसमें ये लिखा नहीं है सर, अब कि ना ये करें। जी नहीं, वो इट्स वेरी लॉन्ग, इट्स ऑलरेडी 2 o'clock, वी हैव ऑलरेडी गॉन फार बियॉन्ड। हम तो तकरीबन पौने 1 से सवा घंटा होने को आ गया। सर। मेरे ख्याल है हमने सर ब्रीफली शकील साहब सर इसमें मैं इतना मजा नहीं आता। एक दो क्वेश्चन मैं सिर्फ करना चाह रहा हूं सर। आपकी जो फाइंडिंग है कितने लोग मारे गए थे? 3 मिलियन तो नहीं मारे गए। तो उस पे सर जो है हमारे एक शायर थे हबीब जालिब, मैं तो कोई उन्होंने फाइंडिंग उस नहीं। वक्त एक सर प्लीज सुन लीजिए, उन्होंने एक दो शेर कहे थे। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। और सर AQ खान, डॉक्टर AQ खान ने ये लिखा है 23 दिसंबर 2009 के न्यूज में कि हमने अपने बंगाली भाइयों का कत्लेआम किया था। और सर हथियार डालने से चंद दिन पहले 100 के करीब बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को ढाका से बाहर ले जाकर गोली मार दी गई और उनको एक मैस ग्रेव में दफना दिया गया। इन वाकयात के बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये वाकयात खाली, और जो डॉक्टर AQ खान ने भी लिखा वो भी, और जो हबीब जालिब साहब कहने की कोशिश कर रहे थे वो भी, हमने बंगालियों के साथ हर तरीके से ज्यादती की। इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी की, ब्यूरोक्रेसी ने भी की, मिलिट्री ने भी की, पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने भी की। हमने हर तरीके से उनकी बेइज्जती की। और जो आज भी पाकिस्तान में हो रहा है, हमने एज अ कौम मशरकी पाकिस्तान के को लूटा और लूट कर उसको कंगाल किया और मजीद कंगाल किया। पहले ही बेचारा बहुत कंगाल था, उसको मजीद कंगाल किया, और उससे वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पैसे यहाँ आए और हमने यहाँ डेवलपमेंट की। आज यही काम पाकिस्तान में फिर हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा, 1972 से हो रहा है कि जो फंडिंग कराची जनरेट करता है उसका कितना कराची में आता है, उसका कितना उन इलाकों में जाता है, सारी फंडिंग कहाँ चली जाती है, मेजॉरिटी ऑफ इट गेट्स लॉस्ट। एंड पाकिस्तान, जो मैं शुरू में कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान हैज बीन कंटिन्यूसली बैक मार रहा है, हम लेस डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और यही हाल हमने मशरकी पाकिस्तान में भी किया था, और मशरकी पाकिस्तान मैंने गॉट रिड ऑफ दीज लूटर्स, तो मशरकी पाकिस्तान अब बांग्लादेश बनकर पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। उनकी इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम भी आगे निकल चुकी है, टोटल साइज ऑफ द इकोनॉमी में हमसे आगे निकल चुकी है, उनका टका भी हमसे डबली स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है वो हमसे। तो जो अभी परसों मेरे ख्याल है इशरत हुसैन साहब आर्टिकल लिखा है कि देयर इज a 500%
improvement in Bangladesh is the cause. और आज भी मेरा मुल्क यही कर रहा है, जो इलाके डिजर्व करते हैं हम उनको उनके हक नहीं देते, और जिसकी वजह से हम उनको लूट रहे हैं। कराची को नहीं देते, बलूचिस्तान को नहीं देते, और जिसकी वजह से ये मामला तो है, and it's something which we should be ashamed of. अच्छा सर, Not before only I intellectual take your और भी leave, मारे। आपकी सर फैमिली जो है बरेली से आई थी क्या सर? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हाँ। बरेली को छोड़ देना नहीं भेजे, नहीं। अच्छा, यूपी में थे ना मैंने आपकी सिर्फ फैमिली ये वाले? कहा था, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें, जी माय फादर फैमिली बिलोंग टू बरेली। जी जी। बात तो सिर्फ इंडियन सिविल सर्विस में चले गए थे, and he was with the Indian military account service, and when Pakistan came about, Abba opted to come to Pakistan and joined the Pakistan military account service, और Pakistan military account service में वो राइज करते करते हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए। My mother, उनकी शादी हुई थी अपनी एक कजन से, she was the daughter of Dr. Zubaid Ahmed in Allahabad. Dr. Zubaid Ahmed was the head of Arabic and Persian at the Allahabad University, और उनकी बेटी थी, और डॉक्टर जुबैद अहमद then came to Karachi in 1954 and established the सर सैयद गर्ल्स कॉलेज, जो कराची का सबसे बड़ा लड़कियों का कॉलेज है। मेरे ख्याल इस वक्त 36,000 बच्चियां पढ़ती हैं। तो आके नाना ने ये यहाँ पे कॉलेज स्टैब्लिश किया। तो मतलब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि वो तो एक बैकग्राउंड है तालीम का और हुर्रियत का, जिसके साथ मेरे वालिदैन तो यहाँ आ गए, मेरी ननियाल भी आ गई, मेरी ददियाल भी आ गई, और देन हम पाकिस्तान के ही हो गए और यहीं रहे और यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कभी हिंदुस्तान को मुड़ के नहीं देखा जी, उसके बाद हिंदुस्तान जाने को कभी मुड़ के नहीं देखा। लेकिन आप गए हैं, विजिट के तौर पे तो गए हैं ना, काफी दफा गए हैं? 100 दफा गया हूँ सर जी, 100 दफा। चले सर। और वो मैं गया हूँ बिकॉज ऑफ वांटिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एनिमल इंडिया। ओके, ये है क्या? ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बहुत टाइम दिया, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर योर जेनरोसिटी, और आपने मेरे सख्त सवालों के भी अच्छे तरीके से जवाब दिया, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी के साथ आपसे और बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है साहब, थैंक यू। अगर आइंदा इंटरव्यू करेंगे ना तो किसी एक सब्जेक्ट पे करेंगे, बिल्कुल ठीक, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू शकील साहब, आपसे बात करके भी मजा आया और ये भी देखकर मजा आया कि आपने बहुत सी चीजों से वाकिफ भी हैं और आपने पढ़ा हुआ भी है, एंड इट इज इम्प्रेसिव। और इंशाल्लाह कभी इस्लामाबाद मेरा आना होता रहता है, आऊंगा तो मैं आपको फोन करूंगा, होपफुली वी विल मीट अप। दैट वुड बी अ प्लेजर सर। खुदा हाफिज। थैंक यू।